हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं सीपीआर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सीपीआर के बारे में पूरी वीडियो देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सीपीआर के बारे में अपन देखते हैं कि सीपीआर का बेसिक नेम समझते हैं। सीपीआर के नाम से क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रिससिटेशन मतलब रिस्टोर करना। तो ये क्या कर रहे हैं? हार्ट और लंग के फंक्शन को रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये मेथड क्या हो गया? सीपीआर, हार्ट और लंग फंक्शन रिस्टोर करना। हार्ट का फंक्शन क्या होगा? सर्कुलेटरी। हार्ट ये किससे रिलेटेड हो गया? सर्कुलेटरी से, सर्कुलेशन रिस्टोर करना। पल्मोनरी हो गया लंग्स, विच इज इम्पोर्टेंट वाइटल परफ्यूजन के, गैसेस एक्सचेंज के वाइटल परफ्यूजन के इम्पोर्टेंट है। रिससिटेशन मतलब हो गया रिस्टोर करना। तो एक्चुअल नेम मीनिंग क्या हो गया सीपीआर का? सर्कुलेशन लंग्स रिस्टोर करना, मतलब हार्ट लंग फंक्शन रिस्टोर करना। तो ये सीपीआर जो मेथड हो गया, हार्ट और लंग फंक्शन रिस्टोर करते हैं। तो इस मेथड सीपीआर इंपॉर्टेंट है किन पेशेंट्स के लिए? जो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पल्सलेस वीटी है, पल्स नहीं है जिनके अंदर। बाकी मैं आगे बताऊंगा चीज़ें। तो सीपीआर बेसिक नेम मीनिंग आपको पता होना चाहिए। किस तरह से? दो तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं एडवांस लेवल पे। बेसिक के अंदर क्या होता है? बीएलएस आपने सुना होगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक जो सीपीआर होता है वो किन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? जो अनट्रेंड है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, जो अनट्रेंड है, जो परफॉर्म करते हैं उस सीपीआर को क्या बोलते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट या बेसिक सीपीआर। तो वो कब तक परफॉर्म किया जाता है? जब तक कि मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच जाती। तो मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले जो सीपीआर हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? बेसिक सीपीआर। और जो मेडिकल टीम पहुंच गई उसके बाद हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एडवांस सीपीआर, या फिर बोलते हैं ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ये कहाँ पे होता है? मेनली हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल हेल्प पहुंच गई, मतलब एम्बुलेंस वगैरह पहुंच गई, या फिर ट्रेंड स्टाफ उस जगह पहुंच गया जहाँ पे सीपीआर परफॉर्म करना है। तो सीपीआर को क्या बोलते हैं अपन? एडवांस सीपीआर। क्योंकि ये एडवांस क्यों है? क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है? स्पेशलाइज जो हैं सीपीआर के लिए ट्रेंड स्टाफ है, या मेडिकल स्टाफ है, या इमरजेंसी के अंदर जो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या एडवांस क्यों है? क्योंकि इक्विपमेंट में है, इक्विपमेंट है, और साथ में क्या है? इमरजेंसी जो ड्रग्स हैं। क्या क्या है? इक्विपमेंट और ड्रग्स। इक्विपमेंट और ड्रग्स अगर अवेलेबल है तब जब सीपीआर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? एडवांस सीपीआर। और जो बेसिक सीपीआर है उसके अंदर क्या होता है? मेडिकल टीम पहुंचती नहीं है, जो बेयर हैंड के द्वारा अपन किया जा रहा है वो क्या करते हैं? बेसिक सीपीआर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बेसिक और एडवांस सीपीआर के अंदर। बेसिक सा है सीपीआर, नेम मीनिंग से आपको चीजें कंफर्म हो गई है आई थिंक। सो गाइस, अब देख लेते हैं इंडिकेशन क्या है सीपीआर की, कौन कौन सी सिचुएशन जहां पे अपन को सीपीआर परफॉर्म करना है। तो अपन 4 कंडीशन मेनली देख लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, क्लिनिकल डेथ और पल्सलेस पीटी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों के अंदर चेंजेस है। कार्डियक अरेस्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, कंडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके अंदर रिदम जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो क्या जितनी भी अरिथमियाज आते हैं वो किस में आते हैं? क्या लीड करते हैं? कार्डियक अरेस्ट को। जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या एसिस्टोल। फिब्रिलेशन टेकिकार्डिया में क्या होता है? रैपिड हार्ट रेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड होते हैं पर इनफेक्टिव होते हैं। इनफेक्टिव से क्या होता है? ब्लड फ्लो पुअर होता है, कार्डियक आउटपुट बन नहीं पाता है एक्चुअल में। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और एसिस्टोल मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है हार्ट के अंदर, या कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो एसिस्टोल। तो ये सारी कंडीशन जितनी भी अरिथमियाज है वो किसको लीड करते हैं? कार्डियक अरेस्ट को। तो ऐसी सिचुएशन कार्डियक अरेस्ट होती है तो आपको क्या करना है? सीपीआर परफॉर्म करना है। सेकंड अपन देख लेते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिलेटेड। ये कार्डियक था, सर्कुलेटरी था, पल्मोनरी रिलेटेड है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इनके अंदर कौन कौन सिचुएशन आती है? फर्स्ट सिचुएशन अपन देखते हैं ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मतलब सबमर्जिंग इनटू वाटर, मतलब कोई पानी के अंदर डूबने से अगर मर जाता है तो ड्राउनिंग जो केस है, ड्राउनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? सीपीआर परफॉर्म करते हैं। अगर ड्राउनिंग की वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट है पेशेंट को तो वहां अपन सीपीआर परफॉर्म करते हैं। सेकंड देखते हैं फॉरेन बॉडी कोई एस्पिरेट कर लिया है, चॉक हो गया पेशेंट, तो उसके अंदर अपन वो कंडीशन भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट को लीड करती है, जिसके अंदर अपन सीपीआर परफॉर्म करते हैं। थर्ड अपन देते हैं स्मोक इनहेलेशन, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है स्मोक का, तो उस कंडीशन में भी अपन सीपीआर परफॉर्म करेंगे। एक देखते हैं एस्फेक्सिया, आपने पढ़ा हो एस्फेक्सिया नियोनेटरम मैंने कंडीशन। तो ये एस्फेक्सिया में क्या होता है? डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वाइटल ऑर्गन जो फंक्शन नहीं कर पाते, मेनली बर्थ प्रोसेस के अंदर होता है, तो उस कंडीशन को क्या है? एस्फेक्सिया बोलते हैं। अपन देखते हैं फिर स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब इनएडुकेट सप्लाई हो गई ब्लड को किसी पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर, या पुअर हो गई या फिर इंटरप्ट हो गया सप्लाई, तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपन स्ट्रोक बोलते हैं। देखते हैं फिर कोमा, देखते हैं अनकॉन्शियसनेस।
डीप ड्रग ओवरडोज देखते हैं, किसी तरह की कोई ड्रग ओवरडोज होगी, तो ये सारी कंडीशन क्या करती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट को लीड करते हैं, जहां जिस कंडीशन में अपन को क्या करना होता है, सीपीआर परफॉर्म करना होता है ताकि उसकी जो वाइटल फंक्शन है वो रिस्टोर हो सके। थर्ड अपन देखते हैं क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ के अंदर क्या है, देखो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ दोनों एक साथ समझो। क्लिनिकल डेथ क्या, क्लिनिकली नाम है, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर अपन बताएंगे कि इसके अंदर हो रहा है, एक सीजेशन हो जाता है, इसके अंदर सीज आती है, क्या सप्लाई, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी। दो चीज इंपॉर्टेंट है, सीपीआर में भी दो को रिस्टोर करते हैं, क्लिनिकल डेथ के अंदर भी दो चीजें अपन बताते हैं, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी, दोनों क्या हो गए, सीज हो गए, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ हो गई। क्लिनिकल डेथ के अंदर क्या परफॉर्म करना है अपन को, सीपीआर परफॉर्म करना है। सेम बायोलॉजिकल जो डेथ होती है, बायोलॉजिकल जो डेथ होती है उसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल डेथ के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज आता है, किसका, ब्रेन सेल्स का। अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो वहां पे अपन सीपीआर परफॉर्म करेंगे तो रिस्टोर फंक्शन नहीं होंगे। तो बायोलॉजिकल डेथ के अंदर अपन को क्या, सीपीआर परफॉर्म करने से इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगी, तो इसलिए सीपीआर परफॉर्म किस में करते हैं अपन, क्लिनिकल डेथ में, क्योंकि वहां पे क्या इरिवर्सिबल डैमेज हो गया सेल्स का। अगर ऑनसेट है, आप ऑनसेट में सीपीआर परफॉर्म करते हो तो फिर वो ब्रेन डेथ को लीड नहीं कर पाएगा, तो आपको ऑनसेट पे करना होता है, ना कि इरिवर्सिबल डैमेज होने के बाद। तो जो अपन इंडिकेशन मानते हैं वो क्या मानते हैं, क्लिनिकल डेथ, ना कि बायोलॉजिकल डेथ। यहां तक आज हो चीजें क्लियर हो। फोर्थ देखते हैं लास्ट, पल्सलेस पीटी। पल्सलेस पीटी क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, किसके लिए, सीपीआर परफॉर्म करने के लिए। पल्सलेस पीटी का मतलब पल्स क्या है, एब्सेंस है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया सेम अरिथमिया की तरह, जिसके अंदर क्या हो, कॉन्ट्रेक्शन बहुत फास्ट हो पर इनइफेक्टिव हो, कॉन्ट्रेक्शन है बट इतना ब्लड फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी, पल्सलेस वीटी। तो ये सारी इंडिकेशंस हो गई सीपीआर परफॉर्म करने के लिए। इन कंडीशंस को देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि अब पेशेंट को नीड है इसकी सीपीआर। जब बात कर लेते हैं असेसमेंट किस तरह से करेंगे। असेसमेंट के अंदर दो चीजें ध्यान रखते हैं, एक रेस्पॉन्स और एक सर्कुलेशन या फिर पल्स। रेस्पॉन्स के अंदर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है या अनरेस्पॉन्सिव है, ये देखने के लिए अपन एडल्ट के अंदर क्या करते हैं, दो तरह के मेथड है, एसएस, शेक एंड शाउट। मतलब शेक मतलब पेशेंट को थोड़ा मूव करके देखते हैं कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। शाउट के अंदर चिल्लाकर बोलते हैं या आर यू ऑल राइट, इस तरह से बोलते हैं कि आप ठीक हो क्या, मतलब मोटा रेस्पॉन्स देखने के लिए मेनली शेक एंड शाउट करते हैं। या फिर COWS, काउज मेथड है। काउज के अंदर क्या करते हैं, सी किसके लिए होता है, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। ओ, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो। व्हाट इज योर नेम, W से। ऐसे स्क्वीज माई हैंड, हाथ मेरा निचोड़ के बताओ। तो ये सब चीजें उसका मोटा रिफ्लेक्स देखने के लिए कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, अपनी कमांड जो अपन दे रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो ये किसके अंदर चेक करते हैं पर रिस्पॉन्स देखने, लेकिन पेशेंट्स में, एडल्ट पेशेंट में। अब देखते हैं कि चाइल्ड के अंदर क्या करते हैं। चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड इन कमांड के लिए इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो चाइल्ड के अंदर क्या करते हैं, रब करते हैं, क्या, पाम और सोल। उनके पाम और सोल को रब करके देखते हैं, जो क्या करेगा, प्लांटर रिफ्लेक्स शो करेगा, जो क्या करेगा, प्लांटर रिफ्लेक्स शो करेगा। तो एडल्ट के अंदर अपन ने देखा शेक एंड शाउट एंड काउज मेथड से, चाइल्ड के अंदर अपन ने देखा प्लांटर से। इन रेस्पॉन्स को अगर एक्ट करता है तो पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, नो नीड ऑफ सीपीआर। फर्दर मेथड उसके लिए अप्लाई करेंगे अपन। अगर इन चीजों के लिए नहीं है तो फिर पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। फर्दर अपन मूव करते हैं किसमें, सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन कैसा है, सर्कुलेशन मतलब पल्स। एक्चुअल में देखा जाता है पल्स कैसे है। पल्स को चेक करने के लिए अपन आर्टरी के अंदर प्रेस करेंगे, कौन सी कैरोटिड आर्टरी के अंदर प्रेस करेंगे। कैरोटिड आर्टरी प्रेस करके देखो, 5 to 10 सेकंड करना है, नॉट मोर देन 10 सेकंड। और दोनों एक साथ नहीं करना है, जिससे क्या होगा, सर्कुलेशन अफेक्ट करेगा। अगर दोनों आर्टरी एक साथ प्रेस करोगे तो सर्कुलेशन क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इस तरह से आप असेस कर सकते हो पेशेंट को, पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, अनरेस्पॉन्सिव है, सीपीआर की नीड है या नहीं है। सो गाइस एक सिंगल टिप बता देता हूँ आपको, याद रखना। अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, अनरेस्पॉन्सिव, कैसे डिफरेंस करेंगे। अगर अनरेस्पॉन्सिव है तो उसके अंदर अपन क्या करना है, CAB मतलब चेस्ट कंप्रेशन को प्रायोरिटी देनी है, फिर एयरवे एंड ब्रीदिंग को। अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो आपको प्रायोरिटी देनी है ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इस तरह से देखना है। पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो चेस्ट कंप्रेशन प्रायोरिटी, बाद में आपने एयरवे एंड ब्रीदिंग देखना है। अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है ABC तो उसमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन देखना, जिस तरह से आपको असेसमेंट बताया उस तरह से। तो गाइस अब बात करते हैं सीपीआर के अंदर एक्चुअल में चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं। थोड़ा डिफरेंस है एडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट के अंदर। एडल्ट के अंदर बात करते हैं कंप्रेशन की, तो अगर रेस्क्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक होता है तो अपन देते हैं कंप्रेशन 30:2, 30 चेस्ट कंप्रेशन में 2 ब्रीथ, माउथ टू माउथ ब्रीथ जो होती है। सेकंड जो अपन देते हैं, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 30:2। तो यहाँ पे जो रेशियो है 30:2, 30:2, एक रेस्क्यूअर हो या 2, दोनों के लिए सेम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट
चाइल्ड के लिए एक रेस्क्यूअर 2 रेस्क्यूअर, एक के लिए तो सेम है 30:2। अगर 2 हो जाते हैं, रेस्क्यूअर आने वाले 2 हैं, परफॉर्म करने वाले 2 हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है, रेशियो क्या चेंज होता है, 15:2। इन्फेंट के अंदर क्या हो जाता है, या नियोनेट्स के अंदर, चाइल्ड के अंदर अपन बात करें 1 से 8 साल की, 1 साल से छोटे हैं चाइल्ड, इन्फेंट नियोनेट्स, उनमें बात कर रहे हैं अपन, एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 और 2 है तो 15:2। सेम होता है चाइल्ड के अंदर, जो 30:2 15:2 था, यहाँ भी 30:2 एंड 15:2 सेम रहता है। बस एक डिफरेंस है थोड़ा, इन्फेंट और नियोनेट के अंदर जो कंडीशन होती है एस्फेक्सिया नियोनेटर, मैंने आपको बताया बर्थ प्रोसेस के बाद वक्त में ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है बेबी जो होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो चेस्ट कंप्रेशन देंगे अपन देंगे 15:1, जो रेशो होता है यहाँ पे 15:1 का रहता है रेशो, बस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कितने टाइम तक देना है, 2 मिनट तक आपको परफॉर्म करना है, 5 साइकिल देने हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशन दिए, 2 ब्रीथ दी आपने, अगेन 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 ब्रीथ दी, तो ऐसे करके 5 साइकिल देने हैं आपको। 5 साइकिल कितने पूरे मिनट में, 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल देने। सपोज CPR कंडीशन के लिए बैठे हो आप, एक जना है, तो एक पर्सन है, एक रेस्क्यूअर है, तो वो क्या करेगा, 5 साइकिल देगा 2 मिनट तक, नेक्स्ट जो रेस्क्यूअर है वो फिर नेक्स्ट 5 साइकिल रिपीट करेगा। तो इस तरह से ये चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं अपन एडल्ट के अंदर। कितना जो पोजीशन होती है, चेस्ट कंप्रेशन दिया आपने, कितना अंदर जाना चाहिए चेस्ट, उसका होता है 2 से 2.4 इंच, और मेनली अगर 1 वर्ड आंसर दे तो मैं 2 इंच कंप्रेशन जो करना है वो है 2 इंच। बात करते हैं चाइल्ड के अंदर कितना है, सेम 2 मिनट 5 साइकिल, यहाँ पे भी जो चेस्ट जो होता है कंप्रेस होना चाहिए 2 इंच तक मेनली होना चाहिए। इन्फेंट और नियोनेट के अंदर जो होता है कंप्रेशन होना चाहिए 1 मिनट तक, बाकी 2 मिनट 5 साइकिल सेम है। यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे भी 2 इंच चाइल्ड में, इन्फेंट और नियोनेट के अंदर चीज़ बदल जाती है, वहाँ पे क्या है 1 इंच चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रीथ की, कितनी ब्रीथ देनी है आपको, कितने वक्त तक देनी है, 6 to 8 सेकेंड तक ब्रीथ देनी है आपको। माउथ टू माउथ ब्रीथ जो होती है 6 to 8, या रेस्पिरेटरी ब्रीथ बोल दो 6 to 8 सेकेंड तक, पर अगर 1 वर्ड आंसर देख दो ओवर 1 सेकेंड, जो एक्चुअल में ब्रीथ होती है वो ओवर 1 सेकेंड होना चाहिए, ये आपका राइट टिक जाएगा अगर 1 वर्ड आंसर है तो। बाकी वैसे देखें तो अपन वैल्यू पे 6 to 8 सेकेंड तक होना चाहिए, कौन सी, रेस्पिरेटरी ब्रीथ जो होती है। चाइल्ड के अंदर सेम है, इन्फेंट के अंदर भी सेम है। अपन बात करते हैं असेसमेंट की, कि मैं किस तरह से असेसमेंट करूंगा कि रेस्पिरेटरी ब्रीथ अपन दे रहे हैं जो प्रॉपर है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ब्रीथ देने के लिए सबसे पहले क्या करो, लिसन द साउंड ऑफ रेस्पिरेशन। साउंड क्या है रेस्पिरेशन की, क्या जो अपन ब्रीथ दे रहे हैं साउंड क्या है उसकी रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले अपन देखो साउंड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। दूसरा जो अपन ब्रीथ दे रहे हैं वो उसमें चेस्ट एक्सपेंशन भी है या नहीं है, तो फर्स्ट अपन देखा लिसन द साउंड ऑफ रेस्पिरेशन, सेकंड देखा चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट एक्सपेंशन कितना है, चेस्ट एक्सपांड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट साउंड ऑफ रेस्पिरेशन, सेकंड चेस्ट एक्सपेंशन देखा। अब जो अपन ब्रीथ दे रहे हैं, जो अपन ब्रीथ प्रोवाइड कर रहे हैं उस पेशेंट को, उसके अंदर एक्यूरेसी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एक्यूरेसी ऑफ रेस्पिरेटरी रेट क्या है, आप जो ब्रीथ दे रहे हो एक्यूरेसी क्या है उसकी, उस एक्यूरेसी को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, एडल्ट पेशेंट के अंदर जो अपना पाम ऑफ हैंड है वो चेस्ट के ऊपर लगा कर देखते हैं, ताकि चेस्ट एक्सपेंशन के वक्त आपको ब्रीथ काउंट पता चल जाए, तो उससे एक्यूरेसी आपको पता लग जाती है। और सेम कंडीशन अगर इन्फेंट हो, नियोनेट है चाइल्ड के, उसके अंदर क्या करते हैं, जो पाम है अपना एब्डोमेन के अंदर करते हैं, क्योंकि मेनली जो चाइल्ड होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या ब्रीथ होती है, एब्डोमिनल ब्रीथ होती है। चेस्ट आपने कहाँ, चेस्ट के ऊपर रखा एडल्ट के अंदर, और चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर क्या रखा आपने, एब्डोमिनल ब्रीथ रखा, तो एब्डोमेन के ऊपर रखा पाम। तो इस तरह से आप वहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ रेस्पिरेशन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं पल्स की साइड क्या है, पल्स की साइड क्या है। पल्स की साइड एडल्ट पेशेंट में क्या, कैरोटिड पल्स से चेक करते हो आप कि पल्स है या नहीं है। सेकंड, चाइल्ड के अंदर आप बात करते हो, चाइल्ड में करते हैं अपन फीमोरल आर्टरी चेक करते हैं पल्स की देखने के लिए। इन्फेंट और नियोनेट के अंदर जब कंप्रेशन का CPR परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब आप मेनली देखते हो ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ जो होती है ब्रेकियल आर्टरी देखते हो पल्स देखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडल्ट के अंदर, एडल्ट की हैंड पोजीशन क्या होती है। मेनली देखो CPR परफॉर्म करने के लिए CPR हमेशा परफॉर्म करते हैं फ्लैट सरफेस पे, पोजीशन होती है रोज, सेम पोजीशन है ट्रैकिस्टोमी के लिए। मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूँ, ये देख लो स्क्रीन पे आ रही होगी रोज पोजीशन की। तो इस तरह से रोज पोजीशन दी जाती है, फ्लैट सरफेस पे पेशेंट लिटा देते हैं। सेकेंड, रोज पोजीशन कहते हैं, हैंड की पोजीशन बता देता हूँ। हैंड पोजीशन एडल्ट पेशेंट के अंदर हैंड पोजीशन क्या होती है, नॉन डोमिनेंट हैंड है वो नीचे होता है, डोमिनेंट हैंड ऊपर होता है। डोमिनेंट हैंड ऊपर है क्यों, ताकि स्ट्रेंथ से दे सकें CPR, तो इसलिए डोमिनेंट जो हैंड होता है, राइट हैंडेड, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ
तो जो मेरा डोमिनेंट हैंड है वो ऊपर रहेगा, नॉन डोमिनेंट नीचे, ताकि मैं स्ट्रेंथ जनरेट कर सकूँ ड्यूरिंग CPR। तो इस तरह से हैंड पोजीशन हो गई एडल्ट पेशेंट के लिए। अब देखते हैं हैंड पोजीशन इन्फेंट और नियोनेट्स के लिए। यहाँ डिफर करता है, बाकी सेम है चाइल्ड के अंदर, एडल्ट नियोनेट और इन्फेंट के अंदर डिफर करता है। हैंड पोजीशन अगर एक रेस्क्यूअर है, रेस्क्यूअर एक है, तो वहाँ पे क्या करना है, टू फिंगर से कंप्रेशन दिया जाता है। अगर रेस्क्यूअर 2 है तो वहाँ पे 2 थंब, रेस्क्यूअर 1 है तो 2 फिंगर, रेस्क्यूअर 2 है तो 2 थंब, 2 थंब यूज़ किए जाते हैं कंप्रेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, इन्फेंट या नियोनेट हो उसके अंदर अगर प्रॉब्लम है तो आपको CPR सबसे पहले परफॉर्म करना है। कॉल फॉर हेल्प जो होता है, कॉल फॉर हेल्प बाद में बुलाना है, पहले कंप्रेशन देने हैं आपको, पहले चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करने, बाद में हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि आप वहाँ पे टाइम नहीं खराब कर सकते। ठीक है, तो ये सारा कुछ है CPR के अंदर। सो गाइस अब बात करने वाले एयरवे ओपन मेथड के अंदर। CPR के अंदर अपन एयरवे ओपन किस तरह से कर सकते हैं, तो 2 तरह के मेथड यूज़ करते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मेथड। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट के अंदर नाम से ये हेड को टिल्ट करना है और चिन को थोड़ा लिफ्ट करना है। उससे क्या होता है, मेनली जो एयरवे ब्लॉकेज का कारण होता है वो क्या होती है, जो टंग होती है वो अपनी टर्न हो जाती है, जिसके अंदर एयरवे ब्लॉक हो जाता है। इस मेथड को परफॉर्म करते हैं तो टंग क्या होती है, सबसाइड हो जाती है, जिससे एयरवे क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड मोस्ट कॉमन मेथड भी है, क्लिनिकली यूज होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है, क्या है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। दूसरे मेथड की बात करते हैं अपन, जॉ थ्रस्ट मेथड। जॉ थ्रस्ट उन मेथड ये कब यूज किया जाता है, जब क्या हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, नेक इंजरी हो, रोड एक्सीडेंट हो, फॉल। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, नेक इंजरी हो, या फिर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया हो, रोड एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर फॉल इंजरी हो, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर चांसेस हो स्ट्रेच की, स्पाइनल स्ट्रेच के, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, जहाँ पे अपन जो हेड है वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसलिए अपन कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, जॉ थ्रस्ट मेथड यूज़ करते हैं। ये आपको मैं स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको जॉ थ्रस्ट मेथड या आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे किस तरह से जॉ थ्रस्ट मेथड परफॉर्म करते हैं। तो अपन ने 2 चीज़ देख ली, अपन ने एयरवे ओपन करने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और दूसरा अपन ने देखा जॉ थ्रस्ट मेथड। अब बात करते हैं, मैं इन सब के अलावा एक चीज़ बताता हूँ, RCCCAB। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, पूरा जितना भी CPR आप पढ़ने वाले हो इन्हीं के ऊपर है। R से अपन देखते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, देखा अपन ने अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो सेकंड मेथड क्या देखते हैं अपन, C से सर्कुलेशन या फिर पल्स चेक करते हैं, पल्स है या नहीं है, तो अपन काउंट करते हैं पल्सलेस। अगर अनरेस्पॉन्सिव है पेशेंट, पल्सलेस है, तो थर्ड क्या कर देंगे अपन, कोड ब्लू क्या, 911 इमरजेंसी के लिए कॉल फॉर हेल्प, उसके एक्टिवेट कर देंगे C। ये क्या हो गया, हेल्प। पेशेंट देखा आपने अनरेस्पॉन्सिव है, दूसरा देखा पल्स नहीं है, पल्सलेस है, थर्ड हेल्प के लिए आपने कर दिया, फोर्थ देखा आपने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया आपने, चेस्ट कंप्रेशन के बाद एयरवे आपने मेथड, इन मेथड से खोल दिया अकॉर्डिंग टू इंजरी कैसी है। लास्ट क्या है, ब्रीदिंग के अंदर आपको कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको किस तरह से ब्रीथ देनी है, फुल ब्रीथ देनी है। उसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर एक और चीज़ दे सकते हैं कि नोज को पिंच करके देना है, नोज पिंच करके ब्रीथ देना है। उससे क्या होता, जो एयर है वो रिवर्स बैक नहीं कर पाएगी, तो बाहर जो जितना आप एयर दे रहे हो माउथ टू माउथ उतना पूरा यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से आप देखते हो। R से बात करते हैं हेमलिच मैन्योर के बारे में। हेमलिच मैन्योर के अंदर देखते हैं अपन कंप्रेशन क्या होता है, इसमें देखते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी जब एस्पिरेट कर लेता है पेशेंट, फॉरेन बॉडी चल जाती है, तब उसको निकालने के लिए फॉरेन बॉडी रिमूवल का एक मेथड है। फॉरेन बॉडी अगर एस्पिरेट कर लिया तो उसके क्या है सिम्टम, क्या क्या आने वाले हैं, कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस। 3 से याद रखना, कफिंग की रिजर्जिटेशन, उसको बाहर निकालने के लिए चॉकिंग। दूसरा क्या है, चॉक करना, चॉक का मतलब क्या, देयर इज समथिंग इनसाइड। तो क्या हाथ को क्या करता है पेशेंट का, पर देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो क्या करेगा, क्लच करेगा ऐसे नेक को। तो कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस, क्यों, ड्यू टू हाइपोक्सिया की वजह से साइनोसिस होगा। तो 3 सिम्टम्स हैं, फॉरेन बॉडी अगर एस्पिरेट हो गई तो कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस देखते हैं अपन। इसमें देख लेते हैं अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या मेथड यूज़ करने हैं अपन। अगर 3 साल से बड़े हों उनके अंदर क्या करेंगे, 3 साल से बड़े हों उसके अंदर क्या करते हैं, जिफॉइड स्टर्नम जो होता है उससे अपने जो अम्बिलिकस है उसके बीच के अंदर आपको 5 थ्रस्ट इन देने और 5 आउट करने। किसके अंदर, जिफॉइड से अम्बिलिकस के बीच में 5 इन 5 आउट। तो इस तरह से थ्रस्ट देने हैं उसको। सेकेंड अपन बात करते हैं सेम जो आप बात कर रहे हैं 3 साल से बड़े हैं। 3 साल से बड़े में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फिंगर्स को जब अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं 5 इन 5 आउट देते हैं, तो फिंगर्स से जब
थ्रस्ट देने के बाद में फिंगर को अपने माउथ के अंदर करके जो फॉरेन बॉडी उसको निकाल सकते हैं अपन, इसमें अलाउड है। सेकंड बात करते हैं अपन 3 साल से जो छोटे हैं, 3 साल से छोटे हैं तो उसके अंदर जो थ्रस्ट देते हैं अपन देते हैं बिटवीन शोल्डर, शोल्डर की ब्लेड्स होती हैं वहाँ उसके बीच में देते हैं, बिटवीन शोल्डर ब्लेड थ्रस्ट देते हैं, 5 इन देते हैं इसमें सेम। इसमें पोजीशन जो पेशेंट की होती है वो लीन फॉरवर्ड, पेशेंट को लीन फॉरवर्ड कराते हैं, कहाँ से, अम्बिलिकस तक, लीन फॉरवर्ड करवा के अम्बिलिकस तक शोल्डर के बीच में अपन थ्रस्ट देते हैं। इसके अंदर किसमें एज ग्रुप क्या है, 3 साल से छोटा। इसमें क्या कर रहे थे अपन, जिफॉइड और स्टर्नम के बीच, जिफॉइड और अम्बिलिकस के बीच के अंदर थ्रस्ट दे रहे थे, इसमें शोल्डर ब्लेड के बीच में दे रहे हैं जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ओबेस, बस एक थोड़ा सा है, ओबेस हो या फिर प्रेग्नेंट हो, ओबेस पेशेंट है या प्रेग्नेंट पेशेंट है, इस मैनुअल का नाम क्या है, मेनली एब्डोमिनल थ्रस्ट। बस इसके अंदर कौन सा थ्रस्ट देते हैं अपन, चेस्ट, जो थ्रस्ट देते हैं अपन चेस्ट थ्रस्ट देते हैं, किसमें, प्रेगनेंसी और ओबेस के अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। अब देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है चेस्ट कंप्रेशन से, सीपीआर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है जब वो परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लिकेशन देते हैं चेस्ट कंप्रेशन से, चेस्ट कंप्रेशन से क्या हो सकता है, रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है, स्टर्नल फ्रैक्चर हो सकता है, रिब्स फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है न्यूमोथोरेक्स हो सकता है पेशेंट को, या हो सकता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स की इंजरी हो सकती है जिसके अंदर हेपेटिक हो, स्प्लीन हो, एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी हो सकते हैं कंप्रेशन से। और देखते हैं अपन एस्पिरेशन हो सकता है, इसके अंदर एस्पिरेशन हो सकता है, और बाद में जो कंप्रेशन है उसके बाद में अपन को चेस्ट पेन, स्टर्नम पेन, ये बाद में प्रॉब्लम हो सकती है जिसका नीड हो एनाल्जेसिक बाद में आपको चाहिए होता है। इसके अंदर ये देख सकते हैं अपन इस तरह के फ्रैक्चर्स के अंदर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हमें मैनुअल। आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी तरह की क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे उस पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा।